हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को सर्वोदय सैलून में सबको स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड, आपका दोस्त। आज का जो हमारा डेट है 6 सितंबर 2022। 6 सितंबर जो 2022 आज का जो डेट है, इस डेट के जो आज का जो पीटी के हिसाब से, पीटी मेंस इंटरव्यू के हिसाब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। आप कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइबर नहीं किया है, जो भी आप नए हैं, तो मैं आपको ये, आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो पुराने साथी हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे हमको उन तक लाभ पहुँचे, तैयारी करने में आसानी हो। क्योंकि आप लोग पॉइंट नोट करते रहिए, क्योंकि जो भी पॉइंट निकल के आ रहे हैं, चूँकि पॉइंट होते हैं, मैंने बताता हूँ, मैं जो भी टॉपिक चुका उसको आप नोट करते रहें, ताकि जो है सो क्या होगा कि आप जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। चाहिए वहाँ पे लगेगा कि आपको यहाँ पे कौन सा पॉइंट डालना चाहिए, तब ये चीज़ें वहाँ पे लगेगा कि नहीं, ये पॉइंट वहाँ पे डालना चाहिए। ठीक है। तो इसे अगर आप पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो इसे सुनते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका पॉइंट नोट नहीं हुआ, फिर परेशानी हो जाएगी बाद में, भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है। नोट किया हुआ चीज़ याद रहती है, और बाद में उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं जब एग्ज़ाम आएगा मेंस का, या बार बार कि किस टॉपिक पर कौन सा पॉइंट हमने नोट किया था। हर टॉपिक का अलग अलग पॉइंट है। ठीक है। और क्वेश्चन जो आएंगे, जिस टॉपिक पर क्वेश्चन आएंगे, तो उस टॉपिक अगर आपने पॉइंट नोट किया है, वहाँ पे मेंशन करने में आपको आसानी होगा। चाहिए मेंस में चाहिए। पीटी के स्तर पे भी, जैसे कि जब एग्जाम आती है तो पता चलता है चाहिए ये घटना घटा था, कब घटा था ये घटना, तो आपका नोट किया हुआ रहेगा तो उसमें याद आएगा। चाहिए रिविजन भी कर सकते हैं बाद में। जैसे डेली तो नए नए घटनाक्रम होते रहता है ना, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ आप नोट करते जाइए, ताकि आपको फ़ायदा होगा चूँकि एग्जाम के टाइम। चलिए, आज का जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक क्या है कि क्या कुछ भी पहनकर स्कूल जा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसमें अगर बात करेंगे हम, क्या कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्ता छात्राओं की धार्मिक परंपरा के पालन की दलील पर कहा है कि किसी को भी अपनी धार्मिक परंपरा के पालन का अधिकार है। यहाँ सवाल है कि क्या स्कूल में धार्मिक परंपरा का पालन कर सकते हैं। जहाँ यूनिफॉर्म निर्धारित है, क्या जो कहें वह पहनकर स्कूल जा सकते हैं। क्या छात्राएं मिनी बिन या जो चाहे पहनकर स्कूल जा सकती हैं। सोमवार को जो सुनवाई करते हुए, तो उसको जो मांग था पर टाल मांग ठुकराते हुए कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध पर नियमित सुनवाई शुरू कर दी। इस दौरान कोर्ट ने कई टिप्पणी की और सवाल किए। मामले में सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की पीठ कर रही है। आगे जो हमारा टॉपिक है हमारा है कि लीज ट्रस होंगी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। पीटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। पीटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हमारा है, क्योंकि ब्रिटेन में सोमवार को प्रधानमंत्री पद के लिए मैरी एलिजाबेथ ट्रस के नाम का ऐलान हो गया। वो मंगलवार को शपथ लेंगी। ट्रस ने 1.5 महीना चली प्रक्रिया के बाद भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अंदरूनी चुनाव में हराया है। ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी सुनक को 60,399 वोट मिले। अपने मध्य नाम से प्रसिद्ध लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी वो। तो समझ गए, ये पीटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो लिज ट्रस बनी है। अगला है कि हमारा कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ। ये एक तरह से पीटी का हिसाब से कह सकते हैं इसको, कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजपथ के साथ ही नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा का नाम बदलने का निर्णय लिया है। तो इस बात को आप समझ लेंगे। चाहिए आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है कि जल्द ही नया डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेगा आईटी मंत्रालय। तो आईटी मंत्रालय इस पर नया विधेयक पास करने वाला है। तो नया विधेयक क्या होगा। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। इस बात को याद रखें, कौन है, तो ये अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा है कि मंत्रालय जल्द ही नया डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेगा। उन्हें यह भी कहे हैं कि नए टेलीकॉम विधेयक में साइबर कानूनों में पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में नए विधेयक को पेश कर सकती है।
उन्होंने कहा कि हम साइबर कानूनों को पूर्ण बदलाव के साथ आ रहे हैं। बहुत जल्द हम एक नया टेलीकॉम विधेयक पेश करेंगे। हम नए डाटा संरक्षण विधेयक के साथ भी आ रहे हैं। लोगों के जीवन में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका के कारण डाटा संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। सरकार ने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस लेने और अधिक सबसे सरकार ने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण 2019 को वापस लेने और अधिक व्यापक कानून बनाने का फैसला किया है। इस मुद्दे के कई आयाम हैं। संसद की संयुक्त समिति ने विधेयक को जांच कर प्रमुख सिफारिशें की थी। तो उन्होंने कल शिक्षा दिवस के अवसर पर हमारे जो राष्ट्रपति उन्होंने छात्रों को पुरस्कृत किया है, उसके लेके ये है, इससे जो भी ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए। ये है कि राजनीतिक दलों के नामों में धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल पर रोक की मांग। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। क्या कि राजनीतिक दलों के नाम में धार्मिक शब्दों और चिन्ह के इस्तेमाल की रोक की मांग वाली याचिका थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जहां मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी से कहा है वो अपनी याचिका में ऐसे दलों में पक्षकार बनाए जिसके खिलाफ वो आदेश मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति जो हैं एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से वकील गौरव भाटे की दलील ने सुनने के बाद जारी किया गया है। मतलब जो सुनवाई के दौरान भाटिया ने कहा है कि कई राजनीतिक दल हैं जिनके नाम और चिन्ह जनप्रतिनिधित्व कानून के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिनके झंडे सितारे वाले हैं। राजनीतिक दल धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पीठ ने यह भी कहा है जनप्रतिनिधित्व कानून के धारा 123 का 3 तक लागू है, तब लागू होती है जब कोई उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट मांगता है, और जब कानून कहता है कि उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, तो फिर कोई दल अपना नाम धर्म के आधार पर कैसे रख सकता है। भाटिया ने अभिराम सिंह के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और हिंदू एकता दल को चुनाव नहीं लड़ती है। हिंदू एकता दल तो चुनाव नहीं लड़ती है। इस पर भाटिया ने दी मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम AIMM और केरल की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग AIMM का उदाहरण देते हुए कहा कि इन नामों में मुस्लिम शब्द है और भी कई दल हैं जिनके नामों में धार्मिक शब्द हैं। भाटिया ने यह भी कहा कि यह संवैधानिक सवाल है, हम किसी एक दल को लक्ष्य नहीं कर रहे, सभी दलों की बात कर रहे हैं, इस पर विचार होना चाहिए। तो आगे बात करें याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A और 123 का हवाला देते हुए कहा गया है जो दल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म या धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उनका नाम और चिन्ह रद्द किया जाए। उस नाम से जो नाम रखे हुए हैं धर्म के नाम से उनको रद्द किया जाए, उनका ये मांग है। इस पर समझ में आया चीज़ों को। अन्य राज्यों के लोगों को मतदाता बनाने के मुद्दे पर नरम पड़े सुर। मतलब जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के मतदाताओं में पंजीकरण को लेकर जारी घमासान के बीच सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों ने चिंताएं दूर करने की कोशिश की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाहर से किसी को भी मतदाता बनाकर नहीं लाया जा रहा है। जो भी मतदाता बनेगा नियमों के मुताबिक ही बनेगा। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो PDP के हैं, इसमें सभी दल जो है नरमी दिखा है। अब सभी को 15 सितंबर तक मतदाता सूचियों के पहले प्रारूप के आने का इंतजार है। आप जो भी आप अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कृपया इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि वो भी आप हर एक से एक आर्टिकल हैं जो भी कब कौन एग्जाम में आपका काम आ जाएगा कोई नहीं है चीज़ें, तो आपका नोट किया हुआ रहेगा, आपको सुना हुआ रहेगा, चीज़ याद रहेगी ज़्यादा। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पर सीट बेल्ट में लापरवाही की जो जान जा रही है तो उसके लेकर है एक्सीडेंट जो होता है। किसी भी कार में सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है जितना किसी मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट पहनना। सरकार ने कानून बनाकर सीट पर बेल्ट लगाना अनिवार्य भी किया है, लेकिन लोग सीट बेल्ट के चल देते हैं, बिना सीट बेल्ट के चल देते हैं। 90% से ज़्यादा लोग सीट बेल्ट पर नहीं लगाते हैं। सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सायरा मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पंडोला ने इस मौत पर चर्चा को फिर बोल दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार की पिछली सीट पर बैठे मिस्त्री और पंडोला ने बेल्ट नहीं लगाई थी और यहीं उनका जानलेवा साबित हुआ।
आगे है, सीट बेल्ट लगाने पर पारी चली जाती है हजारों जानें। मतलब कानून तो बना है लेकिन जानकारी और पालन नहीं है। 1,000 रुपये के चालान का प्रावधान किया गया पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर। सेंट्रल मोटर व्हीकल के नियम 138(3) के तहत पिछली सीट पर बेल्ट लगाना क्या है अनिवार्य। 27.7% एक सर्वेक्षण के मुताबिक 27.7% मात्र इतने ही लोग नियम के बारे में जानते हैं। मात्र इतने लोग ही पिछली सीट पर बेल्ट लगाते। कौन? 7% मात्र ही लोग सीट पर बेल्ट लगाते हैं। आप समझ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 25% लोगों की जान बच सकती है रियर सीट बेल्ट से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का रिपोर्ट है, कहना है कि पिछली सीट पर यदि लोग सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान पालन करें तो सड़क हादसों में जान गंवाने की संख्या 25% कम हो सकती है। एक अहम बात ये भी है कि पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने वाले लोग कई बार आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें दुर्घटना की स्थिति में पीछे बैठे हुए सवारी का उछलकर आगे बैठे लोगों की मौत का कारण बन जाता है। 15,146 लोगों की मौत हुई थी सड़क दुर्घटनाओं में 2020 में, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। 7,810 लोगों की मौत हुई थी जो ड्राइवर सीट पर थे। 7,336 पैसेंजर सीट पर बैठे इतने लोगों की जान गंवाई थी। बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको आप लोग भी सुन रहे हैं, जो भी लोग यहाँ तक ये बात जा रही है तो आप लोग भी इस पर सतर्क हो जाएं, और जो भी आपके जान पहचान में जो भी गाड़ी चला रहे हैं तो उन पर ये सतर्क करने की सलाह दें आप। ठीक है, जो आंकड़ा निकल के आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें। सीट बेल्ट ना लगाने का अजीब तक 2017 में मारुति ने एक सर्वे किया था जिसमें सीट बेल्ट ना लगाने को लेकर लोगों ने अजीब कारण गिनाए थे। 17 बड़े सर्वे में हुआ था, मात्र 25% लोग ही थे जो नियमित तौर पर सीट बेल्ट लगाते थे। मतलब 32% चलान नहीं होते इसलिए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। अब चलान नहीं होता सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, ये कौन बात है। 27% इन्हें लगता है कि सीट बेल्ट लगाने से छवि खराब होती है। उनको लगता है कि सीट बेल्ट लगाएंगे तो छवि खराब होती है। 25% लोगों ने कहा कि इससे कपड़े और ख़राब होते हैं, इससे कपड़े और ख़राब हो जाते हैं। 23% लोगों ने माना। इतने लोग मानते ही नहीं कि सीट बेल्ट से कोई सुरक्षा मिलती है। इतने लोगों को जानकारी हो तब तो मानेंगे। एयर बैग खुलने के लिए भी बेल्ट लगाना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एयर बैग। तो ये दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए गाड़ियों में एयर बैग की व्यवस्था की जाती है। टक्कर होते ही एयर बैग खुल जाते हैं जिससे कार में सवार लोगों को सामने टकराने से बच जाते हैं। हालांकि एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि यदि कार में बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो एयरबैग नहीं खुलता है। सीट बेल्ट के कार में प्राइमरी सेफ्टी फीचर और एयरबैग के सेकेंडरी फीचर माना जाता है। और एक एयरबैग को लेकर सरकार नए प्रावधान करने जा रही है जिससे सभी कारों में अधिकतम संभव एयरबैग सुनिश्चित किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था यह आने वाले दिनों के लिए सभी के लिए। आजकल जो दुर्घटना जो हो रही है इसमें कैसे बचा जा सकता है। अभी जो साइरस मिस्त्री का जो घटना हुआ था ये बिना सीट बेल्ट के हिसाब से ही हुआ है गाड़ी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें। चलिए, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है संबंधों को नया आयाम देने का असर क्या है। तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा का दौरा प्रारंभ हो गया भारत का। और इनके लिए जो है ये क्या है, तो भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि बांग्लादेश के स्वतंत्र अस्तित्व में भारत की निर्णायक भूमिका रही है। स्वयं मुझे बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में सेवा देने का अवसर मिला। उस वक्त की तमाम यादें मेरे जहन को आज भी जिंदा है। मुझे भली भांति कि कैसे दोनों पक्षों के सैनिकों ने नए राष्ट्र के सृजन में अपना रक्त बहाया था। कई बार तो यही पहचान नहीं आता था कि बलिदानी सैनिक भारतीय या बांग्लादेशी। हम लोग न केवल उस आतताई के विरुद्ध लड़े जिसने सभी मानवीय मूल्यों को तिलांजलि दे दी थी, बल्कि हमारा संघर्ष जो है भावी पीढ़ी को समृद्धि को सुनिश्चित करने से जुड़ा था। 51 साल पहले दोनों देशों के बीच सीमा की वह रेखा धुंधली पड़ गई थी जब बांग्लादेश तक मतलब पूर्वी पाकिस्तान में सताए जा रहे लाखों लोगों के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए थे। भारत उसमें गरीब देश ही था, लेकिन इसके बावजूद इंसानियत और दिल दिखाया था। इसके बावजूद क्या था, इसके बावजूद इसने इंसानियत और बड़ा दिल दिखाया। भारतीय सेना के मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि बांग्लादेशी सेना या मुक्त वाहिनी सेना किसी और देश से जुड़ी है, और हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम दूसरे देश के लिए लड़ रहे हैं। मात्र 12 दिनों की लड़ाई में हमने पाकिस्तानी के हौसले पस्त करके उन्हें हमेशा के लिए एक ऐसी चीज़ दी जिसे चाहकर भी भुला नहीं पाते। 5 दशक में कुछ समय के लिए अपवाद छोड़ दिया तो बांग्लादेश का झुकाव भारत की ओर रहा है। दोनों देशों ने इस दौरान काफ़ी कुछ हासिल किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी मातृभूमि के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है कि जिसकी मुश्किल से ही दूसरी मिसाल होगी। हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने राष्ट्र के लिए पारिवारिक जीवन का परित्याग कर दिया। इसलिए मुक्ति संग्राम में हमारे जैसे वेटरन्स की आकांक्षाओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से दोनों ही आदर्श राष्ट्र प्रमुख हैं। बात करें तो वहीं बांग्लादेश ने भी अपने देशों में भारत विरोधी तत्वों पर करारा प्रहार किया, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद की आग बड़ी हद तक बुझी है। दोनों देशों के बीच रेल क्या क्या है तो सड़क, जल परिवहन, पाइपलाइन और बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जैसी सुविधाओं के विस्तार के लिए मजबूत संभावनाएं बनाई है। देखिए ये जो आर्टिकल हमारा है IR इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, ये चाहे IAS का एग्जाम दें या BPSC का मेंस फर्स्ट पेपर की बात करूँ, वहाँ भी ये टॉपिक आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत और बांग्लादेश के साथ किस तरह के रिश्ते हमारे हैं, क्या क्या समझौते हैं, किस तरह से शुरू से रिश्ते रहे हैं हमारे। बेसिक जानकारी जरूरी होना चाहिए। ताकि बेसिक जानकारी मैंने कल भी जिक्र किया था भारत बांग्लादेश के बारे में, किस तरह से क्या क्या घटना घटा था उस टाइम, और आज भी इसमें भी कुछ मेंशन है, तो इसको आप ध्यान से देखें और पॉइंट करने जो बातें होंगी उसको आप पॉइंट करते जाएंगे, ताकि उसमें जो आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लिख सकें, चाहे आप IAS का एग्जाम दे रहे हो या BPSC के मेंस दे रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि IR जो सिलेबस है UPSC में भी है और PPSC में भी है, इसको इम्पोर्टेंट मानिए। सड़क क्या है, जल परिवहन, पाइपलाइन और बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जैसी सुविधाओं के विस्तार के लिए मजबूत संभावनाएं बनी है। यह न केवल बांग्लादेश बल्कि पूर्वोत्तर के हमारे राज्यों की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी जो आर्थिकी, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी जो बना हुआ है। दोनों देशों ने आपसी सहयोग से कोविड-19 महामारी संकट का सामना भी कुशलतापूर्वक किया है। इसके बावजूद द्विपक्षीय मोर्चे पर छोटी बड़ी चुनौतियां कायम रहा है। दोनों नेताओं को इस दिशा में तात्कालिक रूप से कदम उठाना होगा, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बांग्लादेश के तमाम नदियां का पानी दोनों देशों के बड़े बड़े इलाके में बाढ़ का विभीषिका का कारण बनता है। ऐसे में उन पर छोटे बांध बनाए जाने के विकल्प पर विचार किया जाए। इससे क्या होगा कि संरक्षित पानी और बड़े पैमाने पर बनने वाली बिजली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर तमाम लोगों का भला करेगी। सीमा पर कभी कभार होने वाली मारामारी के साथ ही अवैध घुसपैठ की समस्या द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ी बाधा के रूप में कायम है, जिसे दूर करना होगा। इसके साथ ही दोनों देश ऐसे क्षेत्रों को निश्चित करें जहां मेक इन इंडिया और बांग्लादेश के मामले में सहयोग किया जा सके। अवैध घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक पहचान का काम तेजी से करना होगा। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को अपना मानवीय दृष्टिकोण कायम रखना चाहिए। यदि उन्हें कुछ गड़बड़ लगे तो वे आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपनी जाँच पड़ताल करें और लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेज दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अगर बात करें, हम यहाँ पे अतीत की बात किया जा रहा है, अगर हम बात करें, अगर हमें अपने अतीत को भी साझा करना होगा। याद रहे कि कौन सा ऑपरेशन जैकपॉट के अंतर्गत मुक्त वाहिनी के 1 लाख से अधिक कैडर को भारत के द्वारा 7 शिविरों में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हीं में से एक मूर्ति कैंप भी शामिल था, जहां अव्वल दर्जे के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। उनमें बलिदानी कैप्टन शेख कमाल भी शामिल थे। वो प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाई थे। इनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया से मेरा प्रत्यक्ष जुड़ाव रहा। दुर्भाग्य की बात है कि मुक्ति संग्राम में मूर्ति कैंप की भूमिका में भारत में गिनती के लोग ही अवगत होंगे, जबकि बांग्लादेश में अंग्रेजी एवं बांग्ला के वृत्तांतों में उसका संदर्भ तो मिलता है, पर उसकी व्यापक चर्चा अपेक्षित अनुपात में नहीं हो पाया। इसलिए उसके स्मृति में एक स्मारक अवश्य बनाया जाना चाहिए। उस युद्ध में शामिल हम सभी सैनिकों पर उम्र हावी हो रही है। कुछ समय बाद मुक्ति योद्धाओं की सिर्फ स्मृतियाँ ही शेष रह जाएंगी। उनके जाने के से मूल्यवान सूचनाएं भी कवरित हो जाएंगी। इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में समग्र घटनाक्रम का नीर विश्लेषण किया जाए। किताबों, TV धारावाहिकों और फिल्मों के माध्यम से उनकी कहानी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक सुनाई जाए। अफसोस की बात यह है कि तमाम घटनाओं को लेकर भारतीयों और बांग्लादेशियों में ही एक मत के नहीं है। ऐसे में एक साझा आधिकारिक इतिहास की दृष्टि की आवश्यकता महसूस होती है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। जो लेखक हैं वो भी सैन्य अधिकारी रहे हैं, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया है बांग्लादेश के विरुद्ध। इसको हमको समझना चाहिए और इसको ये जो अपने ध्यान में रखना चाहिए था कि क्या क्या घटना हुआ था भारत और बांग्लादेश जब नया देश बना था उस टाइम। समझना होगा मोटे अनाज का महत्व। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कुपोषण से लड़ते हुए क्या किया था, तो मोटे अनाज के प्रति जागरूक लाने को कहा है। दरअसल आधुनिकता के दौर में न सिर्फ जीवन शैली बदली बल्कि हमारा खान पान भी पूरी तरह से बदल गया है। 5 दशक पहले हमारे खाने की आदतें पूरी तरह से अलग था। मोटे अनाज हमारे आहार का मुख्य घटक था। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और धान की खेती को सबसे अधिक महत्व इंपॉर्टेंस दिया गया, जिसके फलस्वरूप हमने गेहूं और चावल को अपनी भोजन की थाली में सजा लिया। मोटे तो अनाज को खाद्य श्रृंखला से बाहर कर दिया। जो मोटा अनाज था उसको क्या किया, हम खाद्य श्रृंखला से ही बाहर कर दिया, जिससे अनाज को हमारी कई पीढ़ियाँ खाती आ रही थी।
उसने हमने अपने मुंह मोड़ लिया और आज पूरी दुनिया उसी मोटे अनाज के महत्व को समझते हुए उसी को फिर उसी की ओर वापस आ रही है। मोटे अनाज पोषक तत्वों का भंडार है। अगर बात करें मोटे अनाज जो होता है वो क्या होता है, पोषक तत्वों का भंडार है। चावल और गेहूं की तुलना में इसमें 3.5 गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। मोटे अनाज मोटे अनाजों में क्या, बीटा कैरोटीन, नायासिन, विटामिन बी6, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम जस्ता आदि खनिज लवण और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो बेहद फायदेमंद डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उसके फायदों के कारण ही उन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। इनकी सेवन से वजन कम करने, शरीर में उच्च रक्तचाप और अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर रोगों के जोखिम के कम करने के साथ साथ कब्ज और अपच भी निजात दिलाने में मदद करता है। मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर के होने के कारण स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, साथ ही हमें क्या करता है, कई बीमारियों में को बचाता है। मोटे अनाज जो को हमारे भोजन में की थाली से गायब होने का प्रभाव दिखने लगा है। भरपेट भोजन के बावजूद कुपोषण या समस्या आ रही है। ऐसे भोजन के रूप में गेहूं और चावल अत्यधिक निर्भरता का कारण है। भोजन में खनिज लवण और डाइटरी फाइबर की अपर्याप्त मात्रा के कारण मधुमेह, एनीमिया, हृदय और गुर्दे संबंधित संक्रामक बीमारियों पर को बढ़ गया है। मोटे अनाज में मौजूद पोषणीय एवं औषधीय गुणों के आधार पर उन्हें भविष्य के भोजन के रूप में देखा जा रहा है। मोटे अनाज खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। बढ़ती आबादी की पोषण जरूरतों को पूरा करने और तेजी से बढ़ रही जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की, मधुमेह, कैंसर, हृदय, उच्च रक्तचाप आदि की रोकथाम से मोटे अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उनके इस महत्व को देखते हुए अपनी थाली में उन्हें शामिल करना आवश्यक हो गया है। ऐसा करना हर प्रकार से लाभदायक साबित होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। तेज वृद्धि दर की राह में चुनौतियाँ, ये किसके लिए कहिए, ये हमारा जीडीपी के लिए है। ब्लूमबर्ग जो है वो डाटा कलेक्ट करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अगर जीडीपी के आकार के मामले में बात करें तो भारत जो है ब्रिटेन को पछाड़ कर क्या हुआ है, तो वह 5वां अर्थव्यवस्था बन गया। क्या बन गया, ये 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी आंकड़ों के मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 अरब डॉलर था। इस अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 16 अरब डॉलर था। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर बात करें तो आने वाले समय में भारत जो है सो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के मुकाबले अपनी बढ़त को मजबूत करेगा। और क्योंकि ब्रिटेन राजनीतिक अस्थिरता और कोरोना के बाद मंदी का सामना कर रहा है, वहीं भारत जो है सो क्या कर रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 2 अंकों में हो रही वृद्धि दर, मतलब वृद्धि दर जो है 2 अंक में हो रहा है। अभी हाल ही में जो पहला तिमाही था हमारा, कि पहली तिमाही जो है अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी कितना 13.5% की वृद्धि की गई है, जो पिछले 10 साल में सबसे अधिक। इस तिमाही में यह वृद्धि दर हासिल करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। हालांकि यह वृद्धि दर 2 अंकों में है अवश्य है, लेकिन आरबीआई और एजेंसियों के अनुमानों से कम है। मालूम हो कि आरबीआई ने पहली तिमाही में क्या किया, पहली तिमाही में वृद्धि दर 16.2% रहने का अनुमान लगाया था। आरबीआई का कहना था कि पहली तिमाही में 16.2% का वृद्धि रहेगा, लेकिन ये आरबीआई ने 15.7, जबकि एसबीआई ने 15.7 बताया, 15.7% का। ऐसे में कह सकते हैं कि इस वित्त वर्ष के बाकी से अब इससे अधिक वृद्धि दर होने की गुंजाइश नहीं है। आरबीआई की माने तो चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जीडीपी वृद्धि का आंकड़ा घटाकर 4% रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरे वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 4% से अधिक रहने की आशा नहीं कह सकता है। फिर तो आरबीआई द्वारा जो अनुमानित 7.2% का स्तर दूर ही रह जाएगा। यही कारण है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज जो है ने चालू वित्त वर्ष में हमारी जीडीपी वृद्धि दर अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया है। सिटी ग्रुप ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना अनुमान पहले 8% से घटाकर 6.6%, वृद्धि दर का अनुमान 7.8% घटाकर 6.8% कर दिया है। अगला एक टॉपिक है कि 7% वृद्धि दर की संभावना। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने कहा है कि अगर भारत की जीडीपी अगले 25 वर्ष तक लगातार 7% तक बढ़ती है तो 2047 तक भारत उच्च मध्य आय वाला देश बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 20 लाख करोड़ डॉलर और इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 10,000 डॉलर हो गया। इस वजह से तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा नजर नहीं आता है, लेकिन इसे 25 वर्षों तक बरकरार रखना कठिन जरूर है। वित्त वर्ष 1997-98 तक औसत सालाना जीडीपी वृद्धि दर 6% रहा है। देश की जो जीडीपी वृद्धि दर लगातार 5 साल तक 7% या इससे ऊपर सिर्फ 30 वर्षों में एक बार हुई है। वह वित्त वर्ष है 2003-04 से लेकर वित्त वर्ष 2008-09 तक। वित्त वर्ष 16-17 में पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 9.2% था, लेकिन संपूर्ण वित्त वर्ष में यह गिरकर 8.2% हो गया। वित्त वर्ष 17-18 में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 7.2% हो गया था, जिसको आप पढ़ लेंगे चाहिए को।
अपनी क्षमता पहचानने का ज़रूरत है। मतलब आज़ादी के काल में अमृत मतलब क्या किया हम लोगों ने, किसको, तो ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाना और इस वित्त वर्ष को पहली तिमाही में 2 अंकों की वृद्धि हासिल करना भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रतिबिंबित करता है। परंतु चालू खाता घाटा, विनिर्माण, व्यक्ति आय आदि के मोर्चे पर अभी भी चुनौतियां बना बरकरार है। के साथ 8 बुनियादी ढांचों का उत्पादन गिरकर 6 माह के निम्नतम स्तर 4.3% पर आना चिंताजनक है। देश का जो सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक ऋण तेजी से बढ़ा है और मुद्रास्फीति का स्तर निर्धारित लक्ष्य अभी भी बहुत अधिक है। नीति निर्माता खुदरा जो मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें थोक मुद्रास्फीति की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जो इसमें करीब 14% के स्तर पर निरंतर उच्च सार्वजनिक ऋण का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर अब दिखने लगा। वित्त वर्ष 2021-22 का वित्त वर्ष 2010-11 में केंद्र सरकार को अपने कर्ज के पर ब्याज चुकाने में राजस्व प्राप्ति में 29.7% चला जाता था। कोरोना काल में सरकार को अपने खर्च में वृद्धि करना पड़ा है। इसके चलते अब कर्ज पर यह ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों की 42.7% तक पहुंच गया। उच्च ब्याज दर के कारण आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ सकता है, जबकि राजकोषीय घाटा पहले से अधिक है और इसे कम करना आवश्यक। चिंता की बात यह भी है कि कुछ महीनों में बीते कुछ महीनों में वैश्विक हालात भी कुछ अनुकूल कुछ हालात भी जो है सो कुछ ज़्यादा प्रतिकूल हैं। भू राजनीति तनाव के कारण अभी ईंधन सहित जिंस की कीमतें जो है ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। ऐसे में आरबीआई द्वारा कठोर मौद्रिक नीति जारी रह सकती है, अर्थात नीतिगत भी दरों में स्थिति सख्त बनी रह सकती है। इन सब वजहों से भारत में पूंजी भावक कठिन बनी रहेगा। इसी हालत में अगर भारत को तीव्र वृद्धि दर हासिल करना है तो अर्थव्यवस्था के कमजोर पक्ष जो अर्थव्यवस्था कमजोर कड़ी है पक्ष है, उसको पहचान को मजबूत करना पड़ेगा। घरेलू कंपनी में प्रतिस्पर्धा में से बचाने की नीति अपनाना होगा और उत्पादन में सब्सिडी देना होगा। सरकार के नए रोजगार तैयार में उद्योग जगत को मदद करना होगा। कृषि के क्षेत्र को और लाभप्रद बनाना होगा, क्योंकि इससे देश का क्या होगा, एक बड़ा हिस्सा संबंधित है। बड़ी कंपनियों ने उत्पादकता में वृद्धि को गति दिया है, जबकि अधिकांश लोग छोटी कंपनियों पर निर्भर हैं। अधिकांश लोग छोटी कंपनियों में काम कर रहे हैं, इसलिए छोटी कंपनियों के लिए उन्नयन के लिए विशेष नीति की आवश्यकता है। इसके साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा नीति को ही बदलने की जरूरत है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद जब रूस से तेल खरीदने पर जोर दिया जा सकता है, तो पुनः ईरान से भी सस्ता तेल खरीदने की नीति पर विचार करना चाहिए। मतलब रूस से जब तेल खरीद सकते हैं तो उसको पुनः फिर जो है सो ईरान से भी सस्ता तेल खरीदने की नीति पर विचार करना चाहिए। ऐसा क्या करेंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये। निर्यात पर वैश्विक सुस्ती का असर, निर्यात जो हो रहा है उस पर क्या है, निर्यात पर वैश्विक सुस्ती का असर दिखने लगा है और अभी इसके जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष के लिए $450 अरब के वस्तु निर्यात के लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं दिख रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से लेकर जून की वस्तुओं के निर्यात में 2.5 अंक में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जुलाई के निर्यात में सिर्फ 2.14% की बढ़ोतरी रही और अगस्त में निर्यात में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 1.115% की गिरावट दर्ज की गई है। चिंता की बात यह है कि गारमेंट और जेम्स और ज्वेलरी और इंजीनियरिंग और गुड्स जैसे रोजगार परक सेक्टर के निर्यात में गिरावट दिख रही है। जैसे इंजीनियरिंग, गुड्स और गारमेंट में जैसे रोजगार परक सेक्टर में गिरावट $450 अरब का लक्ष्य पाना आसान नहीं है। निर्यातकों ने कहा है कि वैश्विक महंगाई की वजह से भी दिख रहा है निर्यात। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के साथ FTA से जल्द सुधारेंगे हालत। चीन समेत विश्व की अर्थव्यवस्था में सुस्ती से वैश्विक कारोबार का विकास प्रभावित होने का अनुमान है। कई धातुओं के साथ प्रमुख वस्तुओं की गिरावट से भी निर्यात में कमी दिख रही है। बढ़ी हुई कीमत निर्यात होने से मूल्य अधिक दिख रहा था, जो कम हुआ है। ये हमारा डाटा दिया हुआ है 2022 में किस महीने कितना निर्यात और कितनी बढ़ोतरी हुआ है। देखिए अप्रैल महीने में क्या हुआ है, तो अप्रैल महीने में अगर बात करें तो निर्यात हुआ 38.19 अरब डॉलर, तो बढ़ोतरी हुआ है 24.22%। मई में 37.29 दोनों निर्यात हुआ है, तो 15.4 जो है बढ़ोतरी हुआ है। जून में 37.94 हुआ है निर्यात, तो बढ़ोतरी कितना हुआ 16.78। जुलाई में 36.27 हुआ है निर्यात, तो बढ़ोतरी कितना हुआ 2.14%। 33% निर्यात हुआ है, तो इसमें बढ़ोतरी कितना हुआ -1.15 घटा। तो इस बात को देख लेंगे। देखिए अगस्त में प्रभावित होने वाले सेक्टर, अगस्त में कौन कौन सा सेक्टर प्रभावित हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे चाहिए। तो 14.59% की गिरावट इंजीनियरिंग गुड के निर्यात हुआ है। 0.42% की गिरावट रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात हुआ है। 4.08% की गिरावट जेम्स और ज्वेलरी के निर्यात में हुआ है। 33.32% की गिरावट कॉटन और हैंडलूम के निर्यात में हुआ है। 1.47% की गिरावट प्लास्टिक लिनोनियम के निर्यात में हुआ है। इस वजह से जो हमारा अर्थव्यवस्था कम होती जा रही है।
आरबीआई के नए निर्देश से फिनटेक में हुआ हर काम, मतलब क्या, डिजिटल जो है, डिजिटल तरीके से लोन निकायों पर लगाम लगाने और इस पूरे क्षेत्र परिस्थिति बनाने के आरबीआई का नया कदम कुछ फिनटेक कंपनियों को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि यह है आरबीआई के निर्देश का पालन करने से उनके लिए अब न तो ग्राहक के डाटा बगैर उनकी मर्जी के इस्तेमाल की इजाज़त होगी, और ना ही वे अब बाय मतलब क्या, बाय मतलब नाव पे लेटर अपनी मतलब नाव पे लेटर अभी खरीदी बाद में भुगतान करो, जिससे की आज में ग्राहकों को परेशान कर सकेगी। नए दिशा निर्देश से इन कंपनियों की क्या होगा, तो लागत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा तकनीकी निवेश करना होगा। और भारत पे के संस्थापक अश्विनी ग्रोवर ने आरबीआई के दिशा निर्देश के को खराब, मतलब इस बात को याद रखना, भारत पे के संस्थापक कौन है, तो अश्विनी ग्रोवर ने आरबीआई के दिशा निर्देश को खराब कर दिया है। उन्होंने कहा, क्या कहा है उन्होंने, अश्विनी ग्रोवर ने बेहद भरे में कहा है कि अगर यूपीआई दुनिया के बेहतर तकनीक आविष्कार है तो आरबीआई का डिजिटल लैंडिंग दिशा निर्देश का सबसे खराब है। असलियत में आरबीआई क्या कह रहा है कि भाई मत करो लैंडिंग सेंडिंग, बैंक से होती नहीं, हमें समझ नहीं आती, और पेन पेंसिल की बिक्री भी कम होगी। ग्रोवर ने यह बात इंटरनेट इंडिया मीडिया पर कहा, और इस बयान के लिए आम जनता के लिए पैरोज का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बात को देखेंगे। स्टार्टअप के तौर पर की गई है कंपनियों की स्थापना। अब ये भी थोड़ा सा देख लें इस आर्टिकल को कि एनबीएफसी से संबंधित ऐप और आधारित फिनटेक कंपनियां ग्राहकों की पहचान प्रतिक्रिया को ताक पर रखते हुए उन्हें व्यक्तिगत दर्ज कर्ज दे रही है। खास बात यह भी है कि ये कंपनियां भी बहुत ही कम पूंजी आधार वाली, आमतौर पर इनकी स्थापना स्टार्टअप के तौर पर की गई है। हालांकि इनके लिए अब कारोबार में टिके रहना मुश्किल होगा। आरबीआई ने ग्राहकों के अधिकार को बढ़ाने और उनकी सुविधा को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने के जो प्रावधान किए हैं, उससे भी छोटे छोटे डिजिटल ऐप आधारित कंपनियों के विपरीत माहौल बनेगा। तो इस बात को ध्यान देंगे। और केस नंबर दिए बिना आदेश नहीं पारित करें अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कि अर्ध न्यायिक प्राधिकारी मतलब प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा केस का नंबर अथवा कंप्यूटर नंबर दिए बगैर आदेश पारित करने के चलन को अनुचित और विधि प्रक्रिया को विपरीत माना है। इस पर विराम लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही सख्त रवैया अपनाते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि वह 2 हफ्ते के भीतर हमें क्या करें, 2 हफ्ते के भीतर हमें परिपत्र जारी कर सभी प्राधिकारियों को फर्जी अपील अथवा पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए के दिन ही केस नंबर कंप्यूटर नंबर दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसको आप देख लेंगे चीज़ें। ट्रस्ट की अगुवाई में ब्रिटेन जो है, भारत ब्रिटेन की रिश्तों में आई गर्माहट। जो अगर भी जो सरकार बनी से क्या होगा सकता है हमारे भारतीय इंटरनेशनल रिलेशन में भारत और ब्रिटेन के सहयोग में। पिछले कुछ वर्षों से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में गर्माहट का जो नया दौर शुरू हुआ, नए पीएम लीज के कार्यकाल में प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रस्ट को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनकी अगुवाई में दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी और मजबूत होगा। पिछले साल मार्च के बाद इनसे ट्रस्ट 3 बार भारत की अधिकारी यात्रा कर चुकी है, 3 बार भारत आ चुकी है। वो मौजूदा वैश्विक माहौल में भारत ब्रिटेन के रिश्तों में मौजूदगी पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ट्रस्ट के नेतृत्व में ब्रिटेन के नई सरकार गठन होने से भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार मतलब समझौते मतलब एफटीए में भी तेजी से वृद्धि होगा। बतौर कारोबार मंत्री भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबारी रिश्ते को जोरदार समर्थन कर रही है। अब देखिए, रक्षा क्षेत्र में कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, रक्षा संबंध और भी मजबूत होने की संभावना है। इस साल मार्च में विदेश मंत्री के तौर पर ट्रस जब भारत आई थी तो यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति स्पष्ट रूप से सामने आई थी, परंतु दोनों विदेश मंत्रियों ने साफ कहा था कि इसका द्विपक्षीय रिश्तों पर असर नहीं होगा। द्विपक्षीय बैठक में ट्रस ने कहा था कि ब्रिटेन की सैन्य उपकरण व युद्ध सामग्री बनाने वाली कंपनियां भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रही है। वे आत्मनिर्भर भारत हैं और वो आत्मनिर्भर भारत की योजना का हिस्सा बनने को तैयार है। जयशंकर ने इसका स्वागत किया था और इस बारे में जल्दी से शिष्ट स्तरीय वार्ता का प्रस्ताव रखा था। संभवतः अब जबकि ट्रस्ट प्रधानमंत्री पद संभाल रही हैं तो वार्ता जल्द ही शुरू हो सकती है और 2+2 वार्ता भी हो सकती है शुरू। यहाँ भी कहा जा रहा है क्या कि ट्रस्ट और जयशंकर के बीच दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता मतलब रक्षा और विदेश मंत्रियों को मिलाकर वार्ता शुरू करने की प्रस्तावना बनी थी। इस बारे में सकारात्मक प्रगति की उम्मीद की जा सकती है। तो इस बात का हम देख लेंगे चाहिए। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये, चूँकि हमारा भारत और इंग्लैंड ब्रिटेन के बीच आगे के रिश्ते किस तरह से होंगे उससे चाहिए। विश्व में 19 देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर उदासीन महिलाएं हैं। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक या नार्डिक देशों में। फिनलैंड में भी ये मात्र 36 वर्ष की साना मारिन लगभग 3 वर्ष से फिनलैंड के प्रधानमंत्री है। रविडन स्वीडन में भी मैगडालेना एंडरसन में है पीएम है। आइसलैंड में भी आपको पीएम होंगे महिला ये के यागोस बरोटर है। डेनमार्क में भी मेट प्रोडक्शन पीएम है। न्यूजीलैंड में जेसिडा ऑर्डन पीएम है। फ्रांस में भी एलिजाबेथ बॉर्न पीएम है कुछ माह
पहले फ्रांस में चुनाव में चर्चा था, लेकिन पीएम के बारे में कम ही लोगों को पता है कि वहाँ एलिजाबेथ बोर्न को मई में पीएम के रूप में नामित किया गया। वह फ्रांस की वही पहला पीएम है। बांग्लादेश की शेख हसीना, ये तो अभी जिक्र किया था मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले कि ये भी पीएम है बांग्लादेश की। ताइवान की सांग इमियन भी राष्ट्रपति हैं। नेपाल विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति नेपाल में शासकीय प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री संभालते हैं। लेकिन मतलब नेपाल में शासकीय कार्य प्रमुख रूप से कौन प्रधानमंत्री संभालते, लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख का दर्जा प्राप्त होता है। विद्यादेवी भंडारी इस पड़ोसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। भारत द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, तो इस बात को देख लेंगे चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट था हमारा आर्टिकल। ठीक है। ग्वालियर में छोटी नदी के पुनर्जीवन के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत होगा। मतलब केंद्र सरकार के जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्या होगा, तो मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों के सहयोग से 35 किलोमीटर लंबी ग्वालियर की बैसली बैसली जो एक नदी है, को नदी है बैसली की नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नदी का चयन किया। इसमें प्रदेश के सरकार के जल संसाधन विभाग, जिला पंचायत, नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जल शक्ति मंत्रालय इस राशि भी स्वीकृत करेगा। तो इस बात को देख लेंगे चाहिए। तो हम लोग का आज का जो आर्टिकल था वो शेष हो गया। कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी अगर पुराने साथी हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीएस का, उन तक ये लाभ पहुँचे, ताकि वो नोट कर सके पॉइंट को, तो उनको भी लाभ हासिल हो। ठीक है। तो चलिए लोग नेक्स्ट मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।